नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए 10 जुलाई है और आज के आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट है उससे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के आपको दिए जा रहे हैं। तो इसमें देखिए 3 आर्टिकल आज हम लोग देखेंगे और साथ ही देखिए जिनको पीडीएफ चाहिए इसका, वो ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो उस पर आपको ये नियमित पीडीएफ मिलती रहती है और भी यहाँ बहुत कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेके और भी सूचनाएं जो रहती हैं वो सब आपको ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती हैं। तो आप इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, या तो उससे ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च कर लीजिए ओनली पीसीएस चैनल पे। ठीक है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा ये सब। देखिए 3 आर्टिकल हैं इसमें। जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय संकट, यानी जनसंख्या वृद्धि से क्या पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, तो उसको देखते हैं। और दूसरा है आर्टिकल ये आपका परस्पर हितों की मैत्री, यानी रूस भारत संबंध है कि पेपर 2 आईआर से जोड़ सकते हैं इसको। इसको पेपर 1 का ये टॉपिक है, सीधा सीधा आपका सिलेबस के टॉपिक है ये, जनसंख्या वृद्धि है ना, तो इसका सीधे सीधे पूछे जाते हैं ये, तो आप इसको मिस मत करिए। तीसरा है देखिए डेटा सुरक्षा की चुनौतियाँ, पेपर 3 में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पेपर 3 से सीधे सीधे पॉइंट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और देखिए जिनको भी आंसर राइटिंग करनी है वो आज से पेपर 2 की आंसर राइटिंग शुरू हुई है, वो पेपर 2 की आंसर राइटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मंथली है ये आंसर राइटिंग, 599 रुपीज़ इसका चार्ज है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, अभी काफ़ी समय है देखिए फ्री का, तो आप आंसर राइटिंग करते रहिए। इसके लिए देखिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8527434727 पे। ठीक है, वो नीचे भी दिया गया नंबर, तो इस पर व्हाट्सअप या कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं आंसर राइटिंग की। इसमें नोट्स वगैरह आपको सब मिलता है, 1 महीने तक आंसर राइटिंग है, 3 क्वेश्चन डेली मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आप स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला है डेटा सुरक्षा की चुनौती। तो देखिए परिचय में डेटा क्या होता है उसकी देखिए परिभाषा है, ये देख सकते हैं कि डेटा का अर्थ सूचनाओं का वह समूह है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए संग्रहित, ये इन शब्दों को देखिए ध्यान दिया करिए, विशेष उद्देश्य के लिए संग्रहित, संसाधित और विश्लेषित की जाती है। तो डेटा डिजिटल फॉर्मेट में संचित होता है और इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे कि व्यवसाय, विज्ञान, शिक्षा, प्रशासन आदि में। तो ये सब आपकी परिचय हो गया। अब इसके आर्टिकल के जो बिंदु हैं वो देखते हैं। डिजिटल डेटा की बढ़ती मात्रा बढ़ रही है इसकी, डिजिटल डेटा की दिन पे दिन देख रहे हैं कि आप तेज़ी से इसमें वृद्धि हो रही है। पृथ्वी पर डेटा की मात्रा तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे डेटा सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। उदाहरण देखिए 2026 तक पृथ्वी पर डेटा सेंटरों के लिए 1000 टेरावाइट, कितना 1000 टेरावाट बिजली की आवश्यकता होगी। तो ये चुनौती प्रमुख है। तो ये ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ेगी इससे। डेटा सुरक्षा की आवश्यकता, भविष्य में डेटा की सुरक्षा के लिए नए और प्रभावी उपायों की आवश्यकता होगी, क्योंकि 2028 तक डेटा सेंटरों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा 1145 टेरावाट हो जाएगी। तो ये आर्टिकल में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये डेटा दिया हुआ है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। डेटा केंद्रों की बढ़ती ऊर्जा खपत, डेटा सेंटरों की बढ़ती संख्या के साथ ऊर्जा की खपत में भी वृद्धि हो रही है। 2030 तक डेटा सेंटरों की संख्या लगभग 90% तक बढ़ जाएगी, कितनी 90% तक ये बढ़ जाएगी। इससे प्रॉब्लम्स आप काफ़ी फेस करनी पड़ेंगी। डिजिटल उपकरणों का बढ़ता उपयोग, क्योंकि इससे देखिए डेटा सुरक्षा की आवश्यकता भी बढ़ेगी। डिजिटल उपकरण बढ़ रहे हैं आपके, अब 5G और 6G लॉन्च हो रहा है, तो इससे क्या होगा, तो डेटा काफ़ी मात्रा में यूज़ होगा। तो इसका आप देख सकते हैं उदाहरण, वर्तमान में एक व्यक्ति औसतन प्रतिदिन 1.5 गीगावाट डेटा का उपयोग करता है। कितना, 1.5 गीगावाट डेटा का। आगे देखिए डेटा सुरक्षा के तरीके, तकनीकी उपाय। इसके लिए देखिए इंक्रिप्शन किया जाए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आवश्यक है, साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी है इसके लिए, तो ये सब किया जा सकता है। प्रक्रियात्मक उपाय क्या हो सकते हैं इसमें, तो डेटा सुरक्षा नीतियाँ लाई जाए, नियमित ऑडिटिंग हो उसकी, और आपातकालीन प्रक्रिया योजना चलाई जाए, तो ये सब किया जा सकता है। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से कर्मचारियों और उपयोगकर्ताओं को डेटा सुरक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित किया जाए। सरकारी प्रयास देखिए डेटा सुरक्षा में कहीं भी डाल सकते हैं आप। भारत के देखते हैं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डेटा सुरक्षा पर जोर दिया गया। उदाहरण देखिए 2019 में भारत सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पीडीपी पेश किया था, ये एक्ट भी बन चुका है। यूरोपीय संघ देखिए, यूरोपीय संघ ने क्या दिया है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ये लेके आया है यूरोपीय संघ, जीडीपीआर इसे बोला जाता है, ये यूरोपीय संघ इसको लेके आया है डेटा प्रोटेक्शन के लिए। जीडीपीआर के तहत कंपनियों को डेटा सुरक्षा के उच्च मानकों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो जीडीपीआर याद रखिएगा, और भारत में तो है ही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में और देख लीजिए, ISO 27001, क्या है, ISO 27001 अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली ISMS के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। ये UN इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है। ये उदाहरण देखिए, साइबर सुरक्षा रणनीति और नीति का निर्माण करने के लिए विभिन्न देशों के बीच में सहयोग के लिए बनाया गया है। भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए, तो इसमें देखिए अंतरिक्ष में डेटा केंद्र बनाए जाएँ, यानी जो पृथ्वी पर बने हुए अब उन डेटा केंद्रों को अंतरिक्ष में स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जाए, डेटा सेंटरों को संचालित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग हो। उदाहरण देखिए, गूगल और अमेजन जैसी कंपनियां अपने डेटा सेंटरों के लिए सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग कर रही हैं, तो इस तरीके से इस उपयोग को बढ़ाया जाए। डेटा सुरक्षा के समाधान देख लीजिए, तकनीकी उपाय हैं, इंक्रिप्शन किया जाए,
यानी डेटा को इनक्रिप्ट करके उसे सुरक्षित बनाना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, लॉगिन के लिए कई चरणों में सत्यापन हो ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप यूज़ करिएगा, क्योंकि ये देखिए जो साइंस टैग है मेंस का, वो थोड़ा सा किसी के समझ नहीं आता, तो यही पॉइंट आप नोट डाउन करते रहिए, इन्हीं पॉइंटों का आपको उपयोग करना है। नीतिगत उपाय क्या हो सकते हैं? डेटा सुरक्षा कानून, यानी कठोर डेटा सुरक्षा कानून का निर्माण और अनुपालन हो। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए देशों के बीच सहयोग बढ़ाया जाए। सामुदायिक उपाय किए जाएँ, जागरूकता अभियान बढ़ाया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए साइबर सुरक्षा के लिए, है ना, नियमित हो। उदाहरण देखिए, गूगल है अपने डेटा सेंटरों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, अमेजन है क्लाउड सुरक्षा सेवाओं का विस्तार कर रहा है। तो ये सब क्या होता है, देखिए यही आपके साइंस टेक है। क्लाउड सुरक्षा क्या होती है, तो ये आप जान सकते हैं इसको, तो इनको गूगल करिए, थोड़ी चीज़ों को खुद से भी है, तो बाकी आपके आर्टिकल में मिलती ही रहेंगी आपको नियमित ये चीज़ें, है ना, हर उसके आर्टिकल पे आती रहती हैं। भारत सरकार ने क्या किया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डेटा सुरक्षा पर भी जोर दे रही है। तो ये देखिए निष्कर्ष है, आप इसको निष्कर्ष को देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो थोड़ा सा आप खुद से भी ये चीज़ें देखिए। परस्पर हितों वाली मैत्री, अभी दूसरा आर्टिकल है, भारत रूस संबंध से संबंधित है। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है, मोदी पुतिन की देखिए बैठक हुई है, तीसरी बार है ये जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी अभी रूस की यात्रा पर गए, तो वहाँ से शिखर बैठक हुई है, उसमें अटके हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्पष्ट संकेत दिए गए। यह बैठक भारत रूस संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से हुई है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में क्या है कि देखिए रूस यूक्रेन संघर्ष है, और इसके बावजूद भारत रूस संबंधों की स्थिरता, ये एक अच्छी पॉजिटिव फैक्टर है इसका। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद रूस का भारत के प्रति समर्थन, ये अच्छी बात है। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग देखने को मिलता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों के मद्देनजर भारत रूस सहयोग महत्वपूर्ण है। दोनों देशों का आर्थिक सामरिक हितों को संतुलित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आर्थिक और रक्षा सहयोग में सहयोग बढ़ाया जा रहा है। रूस से तेल और गैस की आपूर्ति हो रही है। रक्षा उपकरणों और तकनीकी सहयोग में वृद्धि हो रही है। उदाहरण देखिए, भारत का रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम का खरीदना, है ना, अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भी। पांचवा है, ये चुनौतियां, इन्हें अलग से भी नीचे भी देखेंगे। रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक राजनीति में अस्थिरता आई है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का यहाँ प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। भारत रूस संबंधों में संभावित चुनौतियां हैं, वो नीचे अच्छे से हम लोग डिटेल में देखते हैं। अब देखिए विस्तृत में विवरण देखते हैं। राजनीतिक संबंध, दोनों के देशों के बीच में जो संबंध है, तो राजनीतिक में क्या है, प्रथम स्तर के पे देखिए दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की नियमित बैठक होती है। उदाहरण देखिए, अभी ये पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की वार्षिक शिखर बैठक हो रही है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी समर्थन देखने को मिलता है। सैन्य और रक्षा सहयोग है। आयुध आपूर्ति है। रूस से विभिन्न प्रकार के सैन्य उपकरणों की खरीद होती है। संयुक्त अभ्यास होते हैं दोनों के बीच नियमित। तो कौन कौन से होते हैं, ये आप उदाहरण कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना, कौन कौन से भारत रूस के संबंध में संयुक्त अभ्यास होते हैं। प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली का भी संयुक्त विकास किया गया है। आर्थिक और व्यापारिक संबंध है। वाणिज्य, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना। ऊर्जा, रूस से भारत को तेल और गैस की आपूर्ति हो रही है। उदाहरण देखिए, भारतीय कंपनियों द्वारा रूस में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश भी किया जा रहा है। सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग है, या संस्कृत नहीं, सांस्कृतिक कर लीजिएगा। शिक्षा, भारतीय छात्रों का रूस में उच्च शिक्षा प्राप्त करना। संस्कृति, दोनों के देशों के बीच में आदान प्रदान होना। सांस्कृतिक, उदाहरण देखिए, भारत सांस्कृतिक समारोहों का रूस में आयोजन होना। तो ये दिखाता है दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक सहयोग। वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग देखिए, स्पेस क्षेत्र में अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग हो रहा है। प्रौद्योगिकी में उन्नत तकनीकी परियोजनाओं पर संयुक्त कार्य हो रहा है। जैसे चंद्रयान मिशन में रूस का सहयोग देखने को मिला था। अब इसमें देखिए चुनौतियां भी हैं कुछ, जैसे रूस यूक्रेन संघर्ष जो चल रहा है, उसमें वैश्विक राजनीति में अस्थिरता और अनिश्चितता आई है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के प्रभाव के कारण रूस के लिए व्यापार और आर्थिक चुनौतियां बढ़ी हैं। इससे भारत के लिए भी चुनौतियां बढ़ रही हैं। उदाहरण देखिए, पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस से व्यापार में बाधा आई है। चीन की बढ़ती गतिविधियां, हिंद प्रशांत क्षेत्र में खासकर उनका प्रभाव बढ़ रहा है, तो उसमें दक्षिणी चीन सागर में चीन की विस्तारवादी नीति बढ़ रही है। और पश्चिमी देशों का दबाव, यानी दोनों पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का भारत पर प्रभाव हो रहा है। उदाहरण देखिए, अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के कारण भारत रूस व्यापार में चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। और साथ ही देखिए, ये जो एंगल है रूस, चीन और भारत, अब देखिए भारत के तो संबंध इससे अच्छे हैं रूस से, लेकिन चीन से खराब है, और रूस के दोनों से ही अच्छे हैं, चीन से भी हैं और इधर ये भी हैं। तो एक इसमें बैलेंस बनाना भी टफ है चीनों को लेकर, कि अगर भारत का संघर्ष इसके साथ, चीन के साथ होता है, तो रूस किसका समर्थन करेगा। ये सारी चीज़ें आपको ये भी पॉइंट में ऐड कर देनी है। आर्थिक अस्थिरता देखने को मिल रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता है और आर्थिक मंदी का प्रभाव है। ऊर्जा की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण आर्थिक समस्याएं हो रही हैं। निष्कर्ष आप ये देख सकते हैं, तो इस तरीके से निष्कर्ष आपको मिल जाएगा, PDF लेके इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, लास्ट है आखिरी हमारा, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय संकट। जनसंख्या वृद्धि होगी तो पर्यावरण पर क्या संकट होगा। परिचय दिया, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि। यह वृद्धि कई पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है, जिनमें संसाधनों का अत्यधिक दोहन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन शामिल है।
महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण पर प्रभाव। बढ़ती जनसंख्या का पारिस्थितिकीय तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अवधारणा में देखिए, जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों की मांग बढ़ती है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है। उदाहरण, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण जंगलों की कटाई और जैव विविधता की में कमी देखने को मिली है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ जाता है कि मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन बढ़ता है तो कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ये देखिए दोहन बढ़ जाता है, यही दिखाया है। उदाहरण देखिए, चीन में जल और कृषि भूमि का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि के कारण ये समस्या बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होता है। उदाहरण देखिए, अमेरिका में CO2 का बढ़ता स्तर, या चीन में भी उदाहरण दे सकते हैं। आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संकट, इस पॉइंट पर क्या है कि देखिए, जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के लक्ष्यों को हासिल करना चुनौतीपूर्ण बना रहा है। आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक और शहरीकरण गतिविधियों में वृद्धि होती है, जिससे पर्यावरणीय संकट बढ़ता है। इससे भारत में बढ़ते उद्योग और शहरीकरण से पर्यावरणीय प्रदूषण देखने को मिला है। शहरीकरण और औद्योगिकरण, इससे क्या होता है, इसके कारण जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट बढ़ रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण शहरीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रिया में तेज हो रही है ये, जिससे प्रदूषण और संसाधनों की कमी हो रही है। प्रदूषण बढ़ रहा है और संसाधनों की कमी हो रही है। और देखिए उदाहरण देखिए, दिल्ली में वायु प्रदूषण और मुंबई में जल संकट इसके उदाहरण हैं। AQI स्तर यहाँ पे काफ़ी उच्च पहुँच गया दिल्ली में, तो ये आप दिखा सकते हैं रिपोर्ट के माध्यम से। छठा देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण है और इसका उपयोग पर्यावरणीय असंतुलन को बढ़ावा दे रहा है। संसाधनों का असमान वितरण समाज में असंतुलन और संघर्ष को जन्म देता है। उदाहरण देखिए, अफ्रीका के कई देशों में जल की कमी देखने को मिलती है। इससे समाधान इसके क्या हो सकते हैं, उदाहरणों के साथ देखेंगे। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन अपनाया जाए। अवधारणा, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए ये पर्यावरण नियोजन कार्यक्रम चलाए जाए। भारत में जैसे चला हम दो हमारे दो का अभियान जो चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण में चीन का देख सकते हैं, एक बच्चा नीति, हालांकि अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है ना, तो ये आप डाल सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम की जा सकती है। भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाएं चलाई जा रही है, इसके लिए उदाहरण दे सकते हैं। ISA जो है वो भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी, इसका निर्माण भारत के प्रयासों से ही हुआ है, ये भी डाल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण देखिए, इसके लिए हमने कल या परसों में एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि भारत तीसरे नंबर पे आ गया है इसमें, ये सौर ऊर्जा उत्पादन में, तो आप ये भी देख सकते हैं, डाल सकते हैं। पर्यावरणीय और शिक्षा और जागरूकता, इससे क्या होगा कि पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा और अभियान चलाए जाएँ। जैसे भारत में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण देखिए, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, ये भी आप कोट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण आपको मिल जा रहे हैं यहाँ पे। संवहनीय कृषि को बढ़ावा दिया जाए, इससे कृषि पद्धतियों को सुधारकर पर्यावरणीय प्रभावों को कम किया जा सकता है। इससे भारत में जैविक खेती का विस्तार किया जा रहा है। इसमें उदाहरण देख लीजिए, जो सिक्किम में आपका पूर्णतः जैविक राज्य है और आपका लक्षद्वीप है, तो इस तरीके से ये आप डाल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण, नीदरलैंड में संवहनीय कृषि पद्धतियाँ अपनाई जा रही हैं, तो ये आप दे सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों में ही। जल संकट, इस तरीके से देखिए आप भारत में भी बता सकते हैं कि भारत में भी इस तरीके की पद्धतियाँ अपनाई जाएँ। जल संरक्षण, इसके लिए तकनीकी और सामाजिक उपाय किए जाएँ। जैसे राजस्थान में जल संचय की पारंपरिक विधियाँ अपनाई जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण में इजराइल को ले सकते हैं, इसमें जल पुनर्चक्रण तकनीकी का उपयोग अच्छा होता है काफ़ी, तो ये इजराइल का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें क्या होगा, आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना आवश्यक है। उदाहरण देखिए, नमामि गंगे परियोजना डाल दीजिए इसमें। और अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण में स्वीडन का दे दीजिए, सस्टेनेबल सिटी मॉडल, ये आप दे सकते हैं। स्वीडन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये। हरित भवन यानी ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा, इसमें पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुकूल भवन निर्माण किया जाता है, इसके लिए तो इसको अपनाया जा सकता है। उदाहरण देखिए, भारत में लीड प्रमाणित इमारतें बनाई जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण देखिए, सिंगापुर का हरित भवन नीति है। तो ये देखिए, जो आपको उदाहरण दिए जा रहे हैं ना, उदाहरणों का आप एक अलग से नोट्स बना लीजिए या एक कॉपी बना लीजिए, जिनको नोट डाउन पर डे आप करते रहिए। जो भी यहाँ दिए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत मुश्किल से ये आपके निकलते हैं, बहुत सारा डेटा इधर उधर से कलेक्ट करना पड़ता है, तो इसको आप देखिए नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में, तो आप लास्ट में आपको भटकना नहीं पड़ेगा मेंस के लिए। तो ये आपका देखिए निष्कर्ष है, इसको आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप दोनों ही आपस में जुड़े हुए, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय संकट। तो इन समस्याओं को समाधान करने के लिए संतुलित विकास, पर्यावरणीय संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का संयमित उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विस्तार पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाई कदम और नीतियाँ पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में सहायक हैं। लेकिन और भी यहाँ बता दीजिए आप भविष्य के लिए कि अभी यहाँ ज़रूरत है अभी काफ़ी प्रयास करने की, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं इसको। तो ये आज के आर्टिकल थे। कैसा लगा वीडियो आपको? लाइक और कमेंट करके कुछ सुझाव देने हो तो वो दे सकते हैं, और साथ ही आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और जो लोग नए हैं वो चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें इतना ही, थैंक यू।